हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव के बारे में समझने वाले हैं। स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक। तो आज की वीडियो में डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर हमने और वीडियो नहीं देखी है तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। समझते हैं डेरिवेटिव पहले क्या होता है। यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी है उसको भूल जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव को एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक अमर बंदा है। अमर अमर क्या कर रहा है, चाह रहा है एक, देखा उसने रिलायंस कंपनी का शेयर। वो देख रहा है कि रिलायंस कंपनी का शेयर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी जो उसका करंट प्राइस चल रहा है रिलायंस कंपनी का, अमर कह रहा है, वो चल रहा है बेसिकली 2500 रुपये। एक शेयर की वैल्यू क्या चल रही है, 2500 रुपये। अमर को लग रहा है, ये बात पक्की है कि अमर को लग रहा है कि यार 2 महीने के बाद इसका प्राइस गारंटीड है 3500 हो जाएगा। तो मुझे इसका शेयर से फायदा उठाना है। जो प्राइस बढ़ने वाला है ये मुझे पता है, इसका बढ़ेगा 2 महीने का लगभग 35 हो जाएगा, तो मुझे इसका फायदा उठाना है। तो अमर कैसे फायदा उठाएगा। अमर गया स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज को बोल रहा है कि यार मेरे को ना रिलायंस कंपनी का शेयर लग रहा है कि 2 महीने के 35 हो जाएगा, तो बताओ मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊं। स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा सिंपल सी बात है यार, आपको क्या करना है, आपको क्या करो, रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदो अभी 2500 रुपए का, अपने पास रखो 2 महीने तक, 35 हो जाएगा, बेचो 35 होगा, प्रॉफिट कमा लो 1000 रुपए का, क्या दिक्कत वाली बात। अमर कह रहा है कि हाँ यार ये भी ठीक है, 25 होगा अभी खरीद लेता हूँ, 35 हो जाएगा। लेकिन अमर कह रहा है कि देखो मैंने अगर 2500 का खरीद लिया स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन अगर 3500 ना हुआ तो, मान लेते हैं 1000 रुपए का रह गया ये तो शेयर का प्राइस 2500 से, तो क्या होगा। जो स्टॉक एक्सचेंज कह रहे तब क्या होगा, तो आपको लॉस हो जाएगा। तब आपको लॉस हो जाएगा तो आपको 1000 का ही बेचना पड़ेगा ना, तो लॉस हो जाएगा। उन्होंने कहा यार तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। वो कह रहा है कि दिक्कत क्या, स्टॉक एक्सचेंज कह रहा है भाई यही होता है ना, आपको या तो खरीदोगे तो यही होगा। तो कह रहा है कि देखो ऐसा करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज आपको नाराज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा करो, फिर ऐसा करते हैं, आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो। हमारा कह रहा है कैसे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ये है, देखो आपको लग रहा है ना कि इसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा। वो कह रहा है हाँ यार बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। तो कह रहे हैं देखो ऐसा करते हैं, आप हमें एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लो, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे देंगे कि आप ये शेयर रिलायंस कंपनी का बेच सकते हो, आपके ऊपर राइट है। फ्यूचर में आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद, ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिख के दे रहा है वो स्टॉक एक्सचेंज, 4 रुपीज कितने रुपए का, आप फ्यूचर में इसको बेच सकते हो 3500 रुपए। ये आपके पास, अच्छा 3500 का क्या फिक्स है कि 3500 का बेचूंगा, नहीं, 2500 का। मतलब आप राइट टू बाय का एक कॉन्ट्रैक्ट ले लो, फिर आप सेल का नहीं बाय का। यानी कि आप हमारे से 2500 का खरीदना, मार्केट में 3500 का बेच देना। ये आपके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में 3500 का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर सकते हैं। 3500 रहे ना रहे कुछ पता नहीं, आप ऐसा करो, फिक्स प्राइस पे हमारे से 2500 खरीद लेना। चाहे फ्यूचर में, मार्केट में फ्यूचर में उस समय 1000 रुपए का रिलायंस कंपनी का शेयर का प्राइस क्यों ना हो गया, आप हमारे से 2500 खरीद लेना, और 3500 का मार्केट में बढ़ जाएगा, बेच देना। लेकिन वो कह रहा है, अमर कह रहा है यहाँ भी एक टेंशन है। टेंशन ये है कि भाई अगर मार्केट में 1000 रुपए का हो गया, तो मैं आपसे 2500 का तो खरीद लूंगा, लेकिन मार्केट में मुझे 1000 रुपए का बेचना पड़ेगा मेरे भाई, नुकसान हो जाएगा मुझे। स्टॉक एक्सचेंज कह रहा नहीं 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 नहीं, स्टॉक एक्सचेंज कह रहा है कि नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आपका सिर्फ राइट है, अधिकार है आपका, ऑब्लिगेशन नहीं आपके ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खरीदना ही खरीदना है 2 महीने के बाद। वो कह रहा है कि आपकी मर्जी है, आपको अगर लग रहा है कि 1000 रुपए का स्टेक हो गया प्राइस, तो ना खरीदो। मोहम्मद कह रहा है कि पक्का, कह रहा है पक्का, आपको कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमें ऐसा करना, बस इसके जो आपको बेनिफिट दे रहे हैं हम इस चीज का, जो आपको मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त, मैं जानता हूं, आपको बस हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। मान लेते हैं 100 रुपए, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमको दे रहे हैं, जो इसके आपको राइट मिल रहा है, आपको बस 100 रुपए देने हैं। तो बेनिफिट आपका अनलिमिटेड है, आपका जितना मर्जी बेनिफिट उठा सकते हो। आपको 2500 का मेरे को 2 महीने खरीदना है, चाहे प्राइस 10,000 का हो जाए, आप फ्यूचर में बेच सकते हो।
लेकिन अगर आपको नुकसान हो गया, मान लेते हैं कि फ्यूचर में 10,000 रुपए का प्राइस हो गया, तो आपको बेचने, आपको वहां से खरीदने की जरूरत नहीं है। बस आपको 100 रुपए तो देने देने पड़ेंगे, चाहे आपका बेनिफिट हो या नुकसान हो, यानी कि मैक्सिमम लॉस आपको 100 रुपए का ही होगा। तो अमर कह रहा है बढ़िया है यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। ये तो भैया बढ़िया है कि बेनिफिट तो अनलिमिटेड है, नुकसान तो 100 रुपए का है। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं डेरिवेटिव। इसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर आप अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर पाते हो, जहां पर आप एक फिक्स प्राइस डिसाइड करते हो, फिक्स प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि 2500 रुपये। और एक पीछे एक किसी चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि शेयर हो गया, या मैंने आपको एग्जाम्पल शेयर का दिया। ऐसे ही आप करेंसी का भी कोई ले सकते हो। ऐसे ही आप किसी कॉमोडिटी, यानी कि कोई गुड्स का प्राइस लग रहा है आपको, गुड्स का प्राइस बढ़ेगा घटेगा, उसका भी कर सकते हो। तो डेरिवेटिव एक बन जाता है। और आप ये अमर जो है, ये किसी को भी बेच भी सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट। अमर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसी को भी बेच सकता है। अमर को ये कॉन्ट्रैक्ट पड़ा 100 रुपए का, तो इस डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपए की। 100 रुपए का खरीदा ना इसने कॉन्ट्रैक्ट, ये 100 रुपए शेयर, 100 रुपए देने पड़े इस बदले में, ये फाइनेंस 100 कॉन्ट्रैक्ट खरीदने में। तो ये 100 रुपए को किसी को बेच सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि रिलायंस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया एक महीने के बाद, वो हो गया 3,000 रुपए का। अमर का खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन अमर जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को तभी बेनिफिट कर सकता है 2 महीने के बाद। अमर सोच रहा है कि इसको बेच देता हूँ, और 100 रुपए का खरीदा था। अमर कह रहा है कि 100 रुपए का बेच देता हूँ, लेकिन क्या 100 रुपए का बेचेगा? नहीं। सामने वाला बंदा पैसे देने को ज्यादा तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि सामने वाला बंदा सोचेगा कि इसका शेयर का प्राइस जो पीछे है कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर है कॉन्ट्रैक्ट है, वो बढ़ रहा है। तो अमर जो है वो 100 का नहीं बेचेगा, 150 का बेचेगा, क्योंकि सामने वाला खरीद भी लेगा, क्योंकि उसको पता है शेयर का प्राइस पीछे बढ़ता जा रहा है। तो ये शेयर का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा पीछे, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो ये डेरिवेटिव क्या बन गया है फिर? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप कभी भी बेच सकते हो, खरीद सकते हो, जिसकी वैल्यू ड्राइव कैसे हुई? वन और मोर अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट का मतलब कोई भी शेयर पीछे कुछ भी आपने जिसका कॉन्ट्रैक्ट किया। तो अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? शेयर स्टॉक मार्केट इंडेक्स के ऊपर हो सकता है, यानी कि निफ्टी के ऊपर आप कर सकते हो, निफ्टी ऊपर सट्टा लगा सकते हो आप, सेंसेक्स के ऊपर आप बेट लगा सकते हो, कमोडिटी हो सकती है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, करेंसी हो सकती है। और जैसे ही आपका एसेट पीछे चेंज होता है, उसका प्राइस, डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज होती है, जितने का आपने खरीदा है उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। So it is a contract between two parties where one party agrees to buy or sell any asset। देखो, दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ यहाँ पर। अब मैंने आपको एग्जांपल जो दिया डेरिवेटिव का, वो स्टॉक एक्सचेंज और एक पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही आप ये किसी पर्सन के बीच में कर सकते हो, वो आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो एक स्पेसिफिक डेट भी होता है, जैसे कि 2 महीने, और एक स्पेसिफिक प्राइस भी होता है। ये इंश्योरेंस जैसा है, जैसे कि आपको एक छोटा सा प्रीमियम देना है, लेकिन आपको रिस्क प्रोटेक्ट हो जाएगा आपका, कि प्राइस गिर भी गया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ गया तो आपको फायदा ही फायदा है। तो कोई भी रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए डेरिवेटिव दिया जाता है, ताकि आपको फ्यूचर में मार्केट प्राइस पे जो रिस्क होता है फ्लक्चुएट करने का, उससे आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं। समझ आ गई बात? तो बेनिफिट क्या है? आप अपने रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हो उन लोगों के पास जिनको रिस्क एक्चुअल में हो, आप ले सकते हैं। ये पॉइंट आपको आगे समझ में आएगा अगले पॉइंट में, जब आपको ऐसा समझ में आएगा कि ये मैंने आपको जो कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया, ये एक डेरिवेटिव के टाइप होते हैं बहुत सारे। उसमें से एक टाइप है जो एक स्टॉक एक्सचेंज और इसके बीच में हुआ, ऐसे किसी पर्सन के बीच में होते हैं ना, तो रिस्क ओरिएंटेड पीपल पे ट्रांसफर होते हैं। ये आपका डिस्कवरी ऑफ फ्यूचर प्राइस पे, फ्यूचर के प्राइस डिटरमाइन करने में बेनिफिट होता है, क्योंकि डेरिवेटिव से क्या करते हो? फ्यूचर का प्राइस का अंदाजा लगाते हो। एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी कर सकते हो, सट्टेबाजी, एसेट स्पेकुलेशन, इंक्रीज इन वॉल्यूम ट्रेड, इससे मार्केट में ट्रेडिंग बढ़ जाती है, क्योंकि रिस्क एडवर्स पीपल आ जाते हैं, अपने रिस्क को बचा सकते हैं, और रिस्क को बचा सकते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन में बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स, ये सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है डेरिवेटिव का, जहां पर दो पार्टी आती है, एक खरीदना चाहती है, एक बेचना चाहती है। जो मैं आपको बता रहा था ना पीछे, कि भाई ये रिस्क ओरिएंटेड पीपल और आप किसी दो पार्टी के बीच में होता है, वो ये है। जैसे कि ए और बी आपस में एक एग्री कर रहे हैं एक शेयर के ऊपर। मान लेते हैं कि ए ने कहा ये शेयर 10 रुपए का है, और बी भी 10 रुपए का है। ए और बी आपस में सोच रहे हैं कि ए सोच रहे हैं कि यार फ्यूचर में ना
इसका प्राइस पक्की बात है बढ़ेगा। तो मैं ना इसको 10 रुपए का खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में 15 का हो गया तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा। फिक्स अमाउंट में खरीदना चाहता हूँ। 2 महीने के बाद मुझे पता है कि ये 10 रुपए का 15 का हो जाएगा 10 से। तो ये सोच रहा है कि मुझे 2 महीने के 15 का खरीद 10 का एक ही खरीद लूँ तो बेनिफिट हो गया। लेकिन बी सोच रहा है कि ये घटेगा, 10 से 5 का हो जाएगा। तो बी इसको बेचना चाहता है, फ्यूचर में 10 का ही बेचना चाहता है, क्योंकि फ्यूचर में ही इसका प्राइस 5 पे हो जाएगा तो मैं महंगे बेच सकता हूँ। तो एक पार्टी खरीदना चाहती है, एक पार्टी बेचना चाहती है, एक फिक्स प्राइस पे, एक फिक्स आपका टाइम पीरियड, एक डेट पे, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर में जब आप कोई दो पार्टी बेचना खरीदना चाहती है, एक फिक्स डेट पे, एक फिक्स प्राइस पे। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के बीच में, जहां पर सेटलमेंट होती है एक स्पेसिफिक डेट पे, ठीक है, इसे बोलते हैं। तो एक अंडरलाइंग एसेट होता है, कोई भी, मैंने आपको एग्जांपल दिया शेयर का, कोई भी हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप कस्टमाइज है, दोनों पार्टी जैसे मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सेटलमेंट होती है बाद में, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, ठीक है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये ना कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होता, ये आपस पर्सनली होता है। आप पर्सनली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो ऐसा वाला, कि आपने कह दिया कि भाई एक एक सट्टा लगा दिया एक तरह का, कि फ्यूचर में भाई चाहे कुछ भी हो जाए, प्राइस बढ़े या घटे, हम तो 10 रुपए का ही बेचेंगे और खरीदेंगे। तो एक पार्टी का नुकसान होगा, एक को फायदा होगा। तो बेसिकली ये बस स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होता फॉरवर्ड। बेनिफिट इसका यही है कि हैज, आप रिस्क रिस्क को हैज कर सकते हो, कि फ्यूचर में आपको लगेगा या रिस्क है, तो आपने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी से। मान लेते हैं कि ए सोच रहा है कि अगर इसका प्राइस घट गया, 5 रुपए हो गया, तो आपने किसी और से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे कि आपने ये सी से कर लिया। सी से आपने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे कि बी ने बेचने कर रहा था ना, कि प्राइस गिर गया तो क्या होगा, प्राइस ये सोच रहा है प्राइस गिरेगा तो बेनिफिट हो जाए। ऐसे ही ए ने भी किसी से खरीद एक बेचने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सी से, ताकि रिस्क को प्रोटेक्ट कर लिया, कि बेचने वाला भी कर लिया, खरीदने वाला भी कर लिया। तो दोनों जगह बेनिफिट हो जाएगा। मतलब ए अगर अगर प्राइस बढ़ेगा, बी बी अब ए प्राइस बढ़ेगा तो यहां से बेनिफिट हो गया, इसने खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और गिर भी गया तो यहां से बेनिफिट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हैज रिस्क, रिस्क को हैज कर सकते हैं आप। मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होती, मार्जिन का मतलब कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता, कोई इसमें प्रीमियम प्रीमियम नहीं देना पड़ता, इनिशियल कॉस्ट नहीं है। नेगोशिएबिलिटी है, किसी भी आप कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर कर सकते हो। और नेगोशिएबिलिटी यहाँ भी है कि इसमें कोई भी आप कभी भी चेंज कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि काउंटर पार्टी रिस्क है, दूसरी पार्टी धोखा दे सकती है। स्टॉक एक्सचेंज नहीं है इसके अंदर, ट्रांसपेरेंसी प्राइस की नहीं होती ज़्यादा, ठीक है, बताया नहीं जाता कभी कभार, इसीलिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल करना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं होती ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा छुपाते नहीं है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक जैसे होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कि स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता इसके अंदर, बट यही कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टॉक एक्सचेंज में होता है तो बोलते हैं फ्यूचर। ठीक है, बोलते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज होते हैं, ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, वो कस्टमाइज होते हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब एक एक प्रॉपर फॉर्मेट में होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज कहता है, उसमें बिल्कुल वही होता है। बट यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज में डील होते हैं सारे वो वाले, ठीक है। ये ज्यादातर होता है एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए, मेटल्स, पेट्रोलियम, फाइनेंशियल एसेट्स। ये बहुत ही हाईली स्टैंडर्डाइज है, बहुत ही इस तरीके से होते हैं, फ्यूचर एक्सचेंजेस में होते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट लेकिन होती है, ताकि दूसरी पार्टी अगर धोखा दे भी दे स्टॉक एक्सचेंज को तो कोई दिक्कत, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है। फ्लक्चुएशन प्राइसेस में होती है। अब देखो, जैसे कि इसमें बस एक चीज समझने वाली बात है, कि मान लेते हैं कि यहाँ पर भी ए और बी ने वही कॉन्ट्रैक्ट किया शेयर का 10 रुपये वाला, ठीक है। इसने खरीदने का किया, इसने बेचने का किया। अब हुआ क्या, फ्यूचर में मान लेते हैं कि 15 रुपए का प्राइस हो गया शेयर का 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद क्या, अगले दिन ही, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही किया तो अगले दिन, एक दिन के बाद 15 रुपए का हो गया, तो उसकी डेली सेटलमेंट होगी। ऐसा नहीं कि 2 महीने के बाद होगी, हाँ 2 महीने तक ये चलेगा, ये इसका सारा प्रोसेस, लेकिन डेली सेटलमेंट होती है। जैसे इसका शेयर अगले दिन 15 रुपए का हुआ, तो किसको बेनिफिट होगा, ए को। ए को बेनिफिट क्या होगा कि ए को इन ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है बी से, कि बी से 10 रुपए का खरीदेगा और 15 का बेच देगा। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में खरीदना नहीं है और एक्चुअल में बेचना नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा कि भाई आपने खरीदना ही है ना ए ने, तो ऐसा करो, आप खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 5 रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा, है ना, कि भाई आप मेरे से 10 रुपए का खरीदोगे, 15 का बेचोगे, तो 5 का प्रॉफिट होगा ही होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, उसके अकाउंट में 5 रुपए डाल देगा उसी टाइम।
ये नहीं है कि उसको बेचना पड़ेगा एक्चुअल में मार्केट में जाके, वो सीधा 5 रुपए डाल देगा। लेकिन बी के अकाउंट में -5 रुपए कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने सोचा था, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है बेचने वाला, तो वो 10 रुपए का उसको खरीदना है, अगले 10 रुपए का खरीदना पड़ेगा, और मार्केट 15 का बेचेगा, तो मैं -5 रुपए को लॉस होगा से, तो -5 रुपए उसके अकाउंट में डेली डाल देगा, डेली सेटलमेंट होगी। ऐसे ही अगले दिन जैसे प्राइस बदला, तो ये प्रोसेस चलेगा जब जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, जितने महीनों का कॉन्ट्रैक्ट, तो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट में सेटलमेंट डिले होती है। मार्क टू मार्केट डेली सेटलमेंट यही से बोलते हैं। काउंटर पार्टी का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग हो रही है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसमें थोड़ी होती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज आ गया। कॉन्ट्रैक्ट की नंबर इन यूनिट फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जितने मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ पर जितने मर्जी कर सकते हो, बट यहाँ नहीं है। तो वही चीज है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो आप, लेंदी और कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा अच्छे से कोई भी टास्क कर सकते हो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे। और प्राइस फ्लक्चुएशन की लिमिट होती है, जिसकी वजह से स्पेकुलेशन अच्छे से हो पाता है। काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। बट डिसएडवांटेज क्या है? लेवरेज, कि अगर आपने लोन ले रखा है और उस लोन के पैसों से आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिए फ्यूचर के, तो लोन गिरवी, तो लोन के आपके लेने के देने पड़ जाएगी। ठीक है, लोन का पैसा आपका डूब सकता है। फ्यूचर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत ही स्टैंडर्डाइज है, फिक्स अमाउंट पे होता है, जिसकी वजह से आप बदल नहीं सकते। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बदल सकते हो, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए, कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बदल नहीं सकते, तो गलत कॉन्ट्रैक्ट करके फंस गए। कमीशन कॉस्ट की लोअर की वजह से बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा रहती है प्राइस में। पार्शियल हैज कर सकते हो, क्योंकि फिक्स्ड आप जितने मर्जी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर जैसे कि ए अगर चाहता है रिस्क को हैज करने के लिए, तो फिक्स्ड है कि भाई इतने ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट उसमें फिक्स तो था नहीं, तो पार्शियल हैज हो सकता है। ये बेस इट इज सब्जेक्ट टू बेसिस विच इज एसोसिएटेड विद इम्परफेक्ट हैजिंग, मतलब हैजिंग ज्यादा अच्छे से नहीं हो सकती। ये पॉइंट बिल्कुल यही से निकला हुआ है। आपका डिफरेंस आ सकता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फोर पर कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होता है, वही कि बेचने खरीदने का एक एसेट को प्री एग्रीड प्राइस ऑन टाइम, बट ये स्टैंडर्डाइज है। फ्यूचर एक्सचेंज में होता है वही चीज, बट स्टॉक एक्सचेंज में होता है। ट्रेडिंग कैसे होती है? काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर। मतलब बाद में एक्चुअल में होता देखना पड़ता है, एक्चुअल में खरीदना पड़ेगा आपको, एक्चुअल में बेचना पड़ेगा, बट यहाँ पर फ्यूचर एक्सचेंज में होता है। प्राइस फिक्स रहता है मैच्योरिटी तक, पर यहाँ प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है इसका, क्योंकि डेली सेटलमेंट होती है। काउंटर पार्टी रिस्क रहता है, इसमें नहीं रहता। इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जितने बजे कर सकते हो, बट इसमें लिमिट है। कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बट यहाँ पर मार्जिन चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि भाई आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप भाग गए तो भाई क्या दिक्कत है, आप आपसे पैसा तो मिल जाएगा ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलीवरी, यहाँ पर एक्चुअल में डिलीवरी देनी पड़ती है, मतलब वही चीज, एक्चुअल में आपको शेयर खरीदना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बैलेंस सेटलमेंट हो जाएगा, कि एक्चुअल में खरीदना बेचना नहीं है, आपका कितना पैसा बनने का प्रॉफिट का वो आपको दे दिया जाएगा, डिफरेंस उसका। ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था डेरिवेटिव समझाने के लिए, ये जो एग्जांपल था, ये एक ऑप्शन था, बेचने का अधिकार। जो कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज के साथ होता है, आपका किसी पार्टी के साथ नहीं होता, उसे बोलते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में क्या है कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। आप या तो बेचने का ऑप्शन होता है आपके पास, राइट टू बाय का एक ऑप्शन होता है, या राइट टू सेल का ऑप्शन होता है। मतलब आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा, उसका प्राइस बढ़ेगा, तो आप बेचने का एक ऑप्शन खरीद सकते हो। सॉरी, खरीदने का एक ऑप्शन खरीदने वाला एक ऑप्शन खरीद सकते हो। ऑप्शन का मतलब ऑप्शन है, आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ेगा, और बढ़ गया, तो इस आप राइट को इस्तेमाल करो, ऑप्शन को लो, और मार्केट से पैसा कमाओ। लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो उसको ऑप्शन को रहने दो, ये बेनिफिट है। बट बदले में थोड़ा सा आपको पैसा देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, प्रीमियम। ठीक है ना। तो वही बोलता है प्राइस। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्ट्राइक प्राइस पे होता है। स्ट्राइक प्राइस इसमें यहाँ बोलते हैं, जो फिक्स प्राइस जैसे डिसाइड होता है, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल समझा था। इसमें प्राइस फिक्स जो डिसाइड होता है वो स्ट्राइक प्राइस कहते हैं उसे। बट ये फर्क है। और बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मेच्योरिटी डेट पे एक्सपायर हो जाता है, तो ईच ऑप्शन हैज अ बायर, और बायर को बोलते हैं होल्डर। एक सेलर होता है, एक राइटर, उसे बोलते हैं राइटर।
स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, वो एक बायर को ढूंढेगा और एक सेलर वाले ऑप्शन को ढूंढता है। यानी कि ए बंदा, सपोज करो इसने खरीदा एक ऑप्शन, और एक बी बंदा है, वो स्टॉक एक्सचेंज ढूंढेगा अपने आप। एक ये अगर खरीदना चाहता है, खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो स्टॉक एक्सचेंज बेचने वाला कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा, एक बेचने वाले को ढूंढेगा जिससे इससे पैसा लेके इसको जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पागल थोड़ी है, तो ये करता है। तो कॉल ऑप्शन एक होता है, ठीक है। कॉल ऑप्शन क्या होता है, राइट टू बाय वाला, जो मैंने आपको बताया, ये राइट टू बाय को बोलते हैं कॉल ऑप्शन। ये कॉल ऑप्शन कोई खरीद सकता है, जिससे अपने वो रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकता है। किसको लग रहा है कि हाँ यार, ये फ्यूचर में इसका प्राइस अगर गिर गया तो क्या होगा, तो राइट टू बाय वाला खरीद ले। इससे फायदा क्या होगा, वो बेसिकली अगर बढ़ जाए तो बेनिफिट होगा, ठीक है, गिर गया तो कोई नुकसान नहीं है। पुट ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन बेचने वाला होता है कि प्राइस गिर गया तो बेनिफिट हो जाए। ये पुट ऑप्शन किसने खरीदा था, गिर गया, गिर गया तो बेनिफिट कैसे होगा। मान लेते हैं कि 10 रुपए का प्राइस है, लेकिन फ्यूचर में 5 रुपए का हो गया, तो बेनिफिट ये होगा कि बेच सकते हो। पुट ऑप्शन क्या है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, खरीद बेचने वाला, खरीदने वाला नहीं, कि फ्यूचर में अगर प्राइस गिर गया तो 10 रुपए का प्राइस आपको स्टॉक एक्सचेंज दे देगी। यानी कि आप 10 रुपए का आपको आप बेच सकते हो मार्केट के अंदर। 5 रुपए का नहीं बेच सकते, 10 रुपए का बेच सकते हो। 10 रुपए का बेचोगे, ठीक है, लेकिन 10 रुपए का बेचने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, पहले 5 का खरीदना पड़ेगा मार्केट में। तो 5 का खरीदोगे, लेकिन 10 का बेच दोगे, तो बेनिफिट हो गया, नहीं हो गया, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये जब गिरता है मार्केट पे तो उसके लिए किया जाता है, ठीक है, लिखा है ना। जब को लग रहा है कि एसेट की प्राइस की वैल्यू गिरेगी, तब ये खरीदता है पुट ऑप्शन। समझ आ गई बात। ऐसे कोई और भी ऑप्शन होते हैं, ये बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यूरोपियन ऑप्शन होता है, वो एक्सपायरेशन डेट के बाद कर सकते हो। अमेरिकन ऑप्शन होता है जो ट्रेडिंग डे पे कर सकते हो, इसको एक्सरसाइज। एक बर्मुडन ऑप्शन होता है जब एक स्पेसिफिक डेट पे कर सकते हो, जो उसमें मेंशन होगी। इंडेक्स ऑप्शन होता है इंडेक्स वालों के लिए। स्टॉक ऑप्शन होता है स्टॉक स्टॉक के लिए, शेयर के लिए। एक स्वैप्स होता है, अब यहाँ पर एक नया एक और है डेरिवेटिव स्वैप्स। स्वैप्स का मतलब होता है, स्वैप का मतलब क्या होता है कि मेरे बदले में आप ये कर दो। दो पार्टी के बीच में होता है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इट एम्पावर टू पार्टी टू एंटर फाइनेंशियल एग्रीमेंट थ्रू विच दे कैन एक्सचेंज देयर लायबिलिटीज, ये कैश फ्लो, जहां पर अपने लायबिलिटी को आप या कैश फ्लो को ट्रांसफर कर सकते हो एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे। तो एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि हम आपको मनी दे देंगे फॉर रिसीविंग सम मनी फ्रॉम द सेकंड पार्टी। क्या मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक ए बंदा है, उसने लोन लिया किसी दूसरी पार्टी से, ठीक है। ए ने लोन ले रखा है, एक मान लेते हैं 5 लाख रुपए का। अब उसका ना इंटरेस्ट रेट है 10%। अब ए सोच रहा है कि यार फ्यूचर में ना ये इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, बढ़ के ना 20% हो सकता है, 20%। और बी एक ऐसा बंदा है जो कि उसको लग रहा है कि नहीं, इसका इंटरेस्ट रेट घट सकता है, घट के ये 5% हो सकता है। तो ए ने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, किसके थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। स्टॉक एक्सचेंज ने इन दोनों को मिलाया, तो स्टॉक एक्सचेंज के पास गया ये, और स्टॉक एक्सचेंज ने इन दोनों को मिलाया। स्टॉक एक्सचेंज कह रहा है कोई बात नहीं, ए कह रहा है कि यार देखो इसको बढ़ सकता है तो मेरे को डर है। तो स्टॉक कह रहा है कोई बात नहीं, बी को कोई डर नहीं है, बी का कह रहा है गिर सकता है। तो इन दोनों के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले जिसे बोलते हैं स्वैप्स। स्वैप का मतलब ये होगा कि ए क्या करेगा, इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ए क्या करेगा, बी को एक फिक्स अमाउंट देगा। कि मतलब कि एक फिक्स अमाउंट पे आपको दे दिया कि आपको 5% का, या एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10% का, मतलब 10% कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ए ने, कि ए जो है 10% आपको आपको पैसा देता रहेगा बी को। और बी कह रहा है कि कोई बात नहीं, ठीक है, बी कह रहा है कि हम आपको पैसा पे कर देंगे लोन का, आप टेंशन मत लो, आपको 10% हो या 5% हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हमें 10%, देखो आप पहले तो 10% दे ही रहे हो लोन वालों को, वो 10% का इंटरेस्ट का पैसा हमें देते रहो। बी कह रहा है हम अपने आप उस लोन वाले को पैसा देते रहेंगे इंटरेस्ट का, चाहे वो उसका 20% लोन हो जाए, इंटरेस्ट रेट हो जाए, कोई भी हो जाए। ये कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है मेरा तो बेनिफिट हो गया, कि भाई मुझे तो 10% देना ही है ना, तो आपको यही तो डर है ना एक को कि 20% को दे नहीं पाएगा।
तो ए कह रहा है कि 10% दे दूंगा, बी कह रहा है कि मेरे को दे दो 10%, बढ़ गया तो मैं अपने आप 20% दे दूंगा, आपको मुझे सिर्फ 10% देने हैं। तो ये दोनों के लिए बेनिफिट देखो कैसे होगा। अगर 20% हो गया इंटरेस्ट रेट तो ए के लिए बेनिफिट हो गया, क्योंकि ए को 10% ही सिर्फ देना है, और बी फंस गया, बी को 20% देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। लेकिन अगर ये प्राइस 5% हो गया तो ए को नुकसान हो गया, ए को 10% देना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और बी को सिर्फ पीछे 5% देना पड़ेगा और उसको बेनिफिट हो जाएगा। इसे बोलते हैं स्वैप करना, कि एक अपने लायबिलिटी को इसने ट्रांसफर कर दिया इसके ऊपर, और इसके बदले में कुछ पैसा देना पड़ रहा है। तो स्वैप मैंने आपको जो अभी एग्जांपल दिया उसे बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट का आपने स्वैप कर दिया कि दूसरा पार्टी अपने आप पैसा दे रहा है और वो इस तरह से पैसा कमा लेगा बदले में कैश के। कुछ कमोडिटी स्वैप भी होता है, आपने कमोडिटी के लिए कर दिया। ये दो कमोडिटी, फ्लोटिंग एक फिक्स होता है। फ्लोटिंग मतलब क्या हो गया कि जो कि अंडरलाइंग मार्केट प्राइस पे होता है। फिक्स्ड का मतलब फ्लोटिंग रेट ऑफर्ड बाय द कमोडिटी प्रोड्यूसर। देखो समझो बात को क्या होता है ये, समझो। देखो बात ये है कि जैसे कि अभी हमने बात समझी, ये कमोडिटी स्वैप्स में आपके कमोडिटी के ऊपर होता है। मतलब मान लेते हैं कि एक गोल्ड के ऊपर आपने स्वैप कर दिया, ठीक है। अब गोल्ड के ऊपर ये कर दिया कि भाई गोल्ड की पेमेंट आपने करनी है, या गोल्ड का कोई आपने कुछ भी आपने गोल्ड का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। अब हुआ क्या, बेसिकली एक फिक्स्ड आपने अगर रख दिया कि भाई मैं तो, जैसे कि पीछे हमने देखा था इंटरेस्ट रेट फिक्स था कि भाई आपको मैं बदले में, ये ने कहा कि बी को मैं आपको बदले में 5% ही दूंगा। तो ये फिक्स्ड लैग कहते हैं। लेकिन फ्लोटिंग लैग का मतलब ये बदलता रहेगा, उसके मार्केट प्राइस जैसा होगा उसके हिसाब से, उसे बोलते हैं फ्लोटिंग लैग। ज्यादातर ये फिक्स लैग के ऊपर होता है। जैसे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल इज द मोस्ट कॉमन ट्रेडिंग कमोडिटी है। क्रूड ऑयल के ऊपर आपने रख दिया, दाव लगा दिया, वो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसके ऊपर उसे होता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग लैग आपको देना पड़ेगा। और जो फिक्स्ड है तो फिक्स रख दिया, तो ये होता है। करेंसी स्वैप करेंसी में भी हो सकता है। आपको लग रहा है कि हाँ यार, काउंटर पार्टी एक्सचेंज द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट ऑन डेट, कि किसी मान लेते हैं कि आपको यार एक ना, आपने दूसरी कंट्री से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, दूसरी कंट्री से आपने ट्रेडिंग करनी है, या कोई डेट आपने देना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, लेकिन वो फॉरेन करेंसी में देना है। तो आपने एक करेंसी स्वैप कर लिया कि भाई मार्केट फ्यूचर में आपको नहीं पता करेंसी डॉलर बढ़ेगा घटेगा। आपने क्या करा, ए ने बी के साथ, ए ने क्या करा, स्टॉक एक्सचेंज में गया और उस वहां पर एक स्वैप खरीद लिया, स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया किसी जेड के साथ। और वो कॉन्ट्रैक्ट ये करा कि भाई आप हमें हमारी जो डेट है उसकी पेमेंट कर देना डॉलर में, और वो डॉलर का प्राइस फिक्स कर दिया 80 रुपये। मतलब 80 रुपये $1 के हिसाब से आप पेमेंट कर देना। और फ्यूचर में वो डॉलर चाहे 90 का पहुंच जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक को बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बेनिफिट हो जाएगा। इसे बोलते हैं करेंसी स्वैप, जहां पर आपकी कोई भी करेंसी आपका फ्यूचर में चाहे जितना मर्जी हो रही है उससे कोई फायदा नहीं हो, फ्लक्चुएशन करेंसी में हो सकती है, उससे आपका फायदा हो जाएगा। कमोडिटी स्वैप में कमोडिटी का रेट, मार्केट प्राइस या उसको बचाने के लिए आपका करा जाता है। कमोडिटी कोई भी हो सकती है, क्रूड ऑयल पे आपने लगा दिया, ठीक है, आपने किसी एक गुड्स पे लगा दिया, कि गुड्स का आपने लगा दिया, एक स्वैप कर दिया उसके ऊपर। ज्यादातर जो इंटरेस्ट रेट स्वैप इसमें सबसे मोस्ट कॉमन है। ज्यादातर ये स्वैप होता है उसके लिए कोई डेट की पेमेंट करनी है उसका इंटरेस्ट के ऊपर, और वो करेंसी में हो सकता है, इंटरेस्ट में हो सकता है, किसी भी ऊपर। आई होप ये सब चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, ठीक है, और फैला दीजिए। एक बार हम कॉमोडिटी स्वैप का एक आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कॉमोडिटी स्वैप में। जैसे कि मान लो कि आपको ऑयल खरीदना है, और वो ऑयल लगभग 500 बैरल, बैरल वैसे कहते हैं, वैसे आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ। तो 500 क्वांटिटी का खरीदना है ए को, और अभी उसका प्राइस चल रहा है, मान लेते हैं 95 रुपीज का चल रहा है। लेकिन ए को डर है कि भाई ए ने खरीदना है 95 का, लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब वो चाहता है कि 95 का खरीदूं, तो ए ने स्टॉक एक्सचेंज से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया स्वैप, और बी से, अब वो बी से कॉन्ट्रैक्ट हो गया अपने आप। और ए ने कहा कि देखो 95 का मैं खरीदना चाहता हूँ, बी ने कहा कि ठीक है मैं खरीद लूंगा। तो बेसिकली ए 95 का खरीदेगा, और बी उसको बेसिकली खरीदेगा, यानी कि बी बेसिकली एक्चुअल 95 खरीदेगा। और ये बेचेगा किसको? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये तो एक तरह का वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन बेसिकली स्वैप का मतलब यहाँ पर क्या है देखो। यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ पर
वो कॉन्ट्रैक्ट जो होते थे वो बाय और सेल का होता था। यहाँ पर क्या है कि ए खरीदना चाहता है, ठीक है, और बेसिकली ये खरीद देगा 95 का, लेकिन बी उसकी मदद करेगा। बी कह रहा है कि आप चिंता मत करो, अगर इसका 95 से जितना भी बड़ी प्राइस हो जाए तो उसको मैं खरीदूंगा, ठीक है, आपको नहीं खरीदना। और आपको बेसिकली उसके बदले में हम आपको, बेसिकली देखो, ए ने 95 खरीदना चाहता है, लेकिन बी कह रहा है कि आपको चिंता मत करो। बी कह रहा है कि अगर जैसे इसका प्राइस बढ़ा तो हम आपको, बेसिकली आप 95 का ही खरीदोगे, मैं बेसिकली अपने आप इसका झेल लूंगा, प्राइस बढ़ेगा तो मैं झेल लूंगा, आप टेंशन मत लो। तो ये होता है स्वैप, कि एक पार्टी दूसरे पार्टी की मदद कर रही है, और ए उसको क्या करेगा फिर उसके बदले में, बेसिकली खरीदेगा। ए तो खरीदेगा ओवरऑल क्वांटिटी, बी को फायदा क्या होगा? बस बी कह रहा है कि उसके बदले में आप हमें 95 का इसको बेच देना, क्योंकि आपने तो बेचना ही है ना खरीद के। तो वो कह रहा है कि ऐसा टेंशन मत लो, आप 95 का खरीदो, ठीक है, और उसके बदले में आप हमें बेसिकली, देखो आपने 95 खरीदना है और आपने 101 को बेचना है, ठीक है, और आप ऐसा करोगे 101 का बेच देना मुझे, आपने 101 का ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इसके साथ। आप ऐसा करोगे 101 का आप मुझे बेच देना, आपने बेचना ही है ना खरीद के, आप 101 का बेच देना। अब हुआ क्या, फ्यूचर में अगर मान लेते हो कि 101 से इसकी वैल्यू मान लेते हैं 90 रुपीज की होगी, तो हुआ क्या, ए को बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ए को 101 का बेचना पड़ेगा तो प्रॉफिट हो गया। जो बी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बी को बेसिक 101 का खरीदना पड़ रहा है, फिर मार्केट में वैल्यू कम होगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई 101 से, इसका प्राइस हो गया मान लेते हैं 150 रुपये, तो इसको 101 का ही बेचना पड़ेगा ए को। तो ये से बोलता है स्वैप। स्वैप कर दिया ना आपने, दूसरी पार्टी को फायदा हो रहा है, दूसरी पार्टी को आपको कुछ कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, बट बाकी इस डेरिवेटिव में ऐसा नहीं था, इसमें। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।